लेट्स सी अबाउट द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इट फॉर्म्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से डोनेट कर देता है एंड जो दूसरा एटम होता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो ऐसे बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड गेनिंग होती है तो उस केस में जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पीसीज है ए और बी। ये ए अपने पूरे इलेक्ट्रॉन देना चाहता है बी को और बी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जब ए इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और क्योंकि बी जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब देखिए ये क्या हो गई है? चार्ज स्पीसीज हो गई है। और आप जानते हैं जब भी ऑपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म होते हैं तो दे गेट अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। और हम जानते हैं अट्रैक्शन होने से क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। तो ये अट्रैक्शन होने से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? दे फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड। सो बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ए विल गेन पॉजिटिव चार्ज एंड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बी विल गेन नेगेटिव चार्ज, and these two oppositely charged ion get attracted by electrostatic force of attraction, and finally they will form which kind of bond? They will form ionic bond. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में चार्ज का बिल्डअप होता है। जो लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो गेन कर रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ अब एक बात और समझ सकते हैं। हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ए क्या है? ये मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन दे कैन बी सेड एज ए नॉन मेटल। तो ये क्या है यहाँ पे? मेटल। और ये क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल। ठीक है, ये जनरल हमने केस लिया है। नाउ लेट्स सी दी एग्जांपल्स। सी, हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। हम जानते हैं NaCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है, पर उसको हम लुईस सिंबल के साथ में काम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ले लिया मैंने Na और ये ले लिया है Cl। Na के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर मैं Cl की बात करती हूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट। अब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, तो आप जानते हो Na का जो कॉन्फ़िगरेशन है 281, 1 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हो तो क्या है? 287। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये टोटल क्या हो जाए? 8, और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए? 8। तो क्या होता है? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो हमने रेड डॉट से शो कर रखा है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस Cl के पास में, ताकि Na के पास क्या हो जाएगा? 28। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम Cl की बात करें 287, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। अगेन जो हमारे पास Cl है ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो होता क्या है बच्चों? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर कर देता है इस Cl को। अब उसके पीछे रीजन हम जानते हैं, ऑक्टेट। और दूसरा ये भी है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो हम इसके फीचर्स भी जानते हैं और ये क्यों लूज कर रहा है और क्यों गेन कर रहा है हम वो भी समझ चुके हैं, ताकि ऑक्टेट मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो फाइनली बनेगा क्या? Na पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और Cl को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? Cl को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी था ही इसके पास। एक इलेक्ट्रॉन इसने Na का भी ले लिया और इस तरीके से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये कौन सा चार्ज हो गया है? नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इसके पास 2 8, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास देखें तो 287 था, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास भी क्या हो गया? 8। तो दोनों ने ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लिया और ये हो गया स्टेबल। ना क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पास में आएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये है सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। अब हम आयनिक बॉन्ड की
2-3 और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. सो लेट्स से मोर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन का हम एग्जांपल लेते हैं. तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब करते कैसे देखिए, कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 2 इनका कॉन्फ़िगरेशन है. ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होगा 2 8 6. अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दे देगा ताकि इसके पास आ जाए ऑक्टेट, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास भी क्या हो जाएगा ऑक्टेट. 6 + 2 = 8. तो होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है. इस वजह से इस कैल्शियम पे तो आ जाता है 2+ चार्ज. और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉ करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, 1 2 3 4 5 6, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, इस कैल्शियम से ले लिया. तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो इसके आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो गया है. क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, 2-. इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. और अगर आप क्रिस क्रॉस मैथड यूज करते हो तो आपको पता है क्या बनेगा, Ca2O2. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, CaO. तो ये हमारे पास में आ गया है इसका फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे हम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. एल्यूमिनियम के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे F के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है. इन सबको क्या करना है, F को 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है. और अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है तो इसके भी पास ऑक्टेट हो जाएगा. तो देखिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये इसको और ये इसको. तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितना चार्ज जाएगा, 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं. और हर एक F के पास में क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस. तो हो जाएगा F माइनस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी 1 लिया और इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया है. ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए Al पे कितना चार्ज है, 3+, और F पे कितना चार्ज है, माइनस. तो इसको अगर हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 चला जाएगा यहाँ पे. तो फॉर्मूला बन जाएगा AlF3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड. ठीक है, जो चार्ज हमें दिख रहा है कि Al पे 3 चार्ज हो रहा है और एक आप कोई भी F कंसिडर कर लीजिए, उसमें माइनस चार्ज है, तो 1 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर. तो हमारे पास में आ जाएगा AlF3. तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी फ्रेम कर सकते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं MgBr2 की, है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर इसके पास में है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है. इसके पास 7, ब्रोमीन के पास भी 7. तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे Br को. तो Mg पे क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज, और Br पे आ जाएगा माइनस चार्ज. राइट, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो 2+ चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज ऑन ईच Br. ओके, नाउ अगर इसका फॉर्मूला फ्रेम अप करना है तो क्या होगा, देखो Mg पे कितना चार्ज है, 2+, Br पे कितना है, माइनस. तो 1 माइनस है ना, क्योंकि हम कुछ नहीं लिख रहे हैं. तो 1 आ जाएगा इधर और 2 आ जाएगा यहाँ पे. तो क्या बन जाएगा, Mg 1 और Br कितना हो जाएगा, 2. तो ये हमारे पास में आ गया है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला. तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं ऑक्टेट अचीव करने के लिए या फिर नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करने के लिए. और ये आयनिक जो आयंस फॉर्म होते हैं फर्दर जाके ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. और इन आयनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड होते हैं. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है हमें इस तरीके से हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि किस टाइप के बॉन्ड्स हैं. Now let's see the condition for ionic bond. The first condition is metal must have low ionization potential. यहाँ मैंने लिखा IP. IP का मतलब होता है ionization potential या फिर ionization enthalpy, जो हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. राइट, तो देखो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की. इफ़ यू टॉक अबाउट द मेटल, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की.
तो मेटल इजीली अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो हम बोलते हैं कि उसकी आईपी क्या है, कम है। सो आईपी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। हमें आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, मतलब इसकी आईपी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए ना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इफ इट फॉर्म एनायन। तो होता क्या है, अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर ले, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन इफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो बहुत ही ईजी तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, मतलब उसकी आईपी लो हो, और नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, मतलब उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। ये कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि इनकी लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, मतलब जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि मेटल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो इट विल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है इजीली और ये फॉर्म करेगा नेगेटिव चार्ज। सो व्हेन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म अ आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। इस केस में एनर्जी जो रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये रिलीज एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज होती है, तो हमारा ये आयनिक कंपाउंड जो होगा स्टेबल होगा। ओके, सो मेटल शुड इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, एंड लैटिस एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इट शुड बी हाई, इट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी रिलीज when ions approaches each other and form ionic bond. So this is the condition for the ionic bond. Now let's see the properties of ionic compound. जिन compounds में ionic bond होते हैं उनको हम ionic compounds बोलते हैं. So now let's see the properties of ionic compound. Now let's see the property of ionic compounds. See, ionic compounds are solid in nature, वो solid होते हैं. Now see, ऐसा क्यों? क्योंकि ionic compounds में ionic bonds होते हैं and ionic bonds are very strong bonds. अगर bond strong है तो जो particles हैं, जो ions हैं, वो tightly closed packed होंगे, right? अगर वो closely packed है, tightly packed है, तो कैसे होंगे, वो solid का formation करेंगे. Okay, so we can say that ionic compounds, ionic bonds are there and they are very strong. So because ionic bonds are very strong, so ions will be tightly held it with each other, therefore they will form solid. Now हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. देखिए ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है. हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इन सॉलिड्स को, इन कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है ना. देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर. ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं. अब देखिए पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल क्यों होते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं इन आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब ये खुद भी क्या है, ये खुद भी पोलर है. तो अगर ये पोलर है तो ये पोलर में डिसॉल्व होंगे, बिकॉज वी नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइक. So because they are polar, so they are soluble in polar solvent, but they are insoluble in non-polar solvent like benzene, क्लोरोफॉर्म. जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है CCl4, इनके अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं. ओके,
नाउ फोर्थ पॉइंट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर आप इन आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दें या फिर उनका सॉल्यूशन बनाए तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट कीप इन माइंड अगर ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, इन दैट केस दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है या फिर आयंस की वजह से होती है। यहाँ पे क्या है, जब हम मॉल्टन एक्वस स्टेट की बात करते हैं तो आयंस क्या हो जाते हैं, दूर दूर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये दूर हो जाते हैं। अगर दूर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। लेकिन हम जब सॉलिड की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, इसका मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। जो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो बट ऑब्वियस वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे। सो इन मॉल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but in the solid state they do not show good conductor. Okay, so last point is they has crystal structure, उनका crystalline structure होता है। ओके, इट मीन्स इनका जो पैटर्न है, जो पार्टिकल्स का पैटर्न्स है, जो आयन का पैटर्न है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। जो पार्टिकल्स हैं आयन से वो बहुत ही रेगुलरली अरेंज्ड होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रेगुलरली अरेंज्ड होना, ठीक है, परफेक्ट एक मैनर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिस तरीके से ये आयंस जो है अरेंज्ड होते हैं। सो वी कैन से दैट आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर soluble in polar solvent but insoluble in non-polar solvent. They are good conductor of electricity in molten and aqueous state, but they are not good conductor of electricity in solid state. Last point is they has crystalline structure. It means in this particles ions are regularly arranged. So this is all about the properties of ionic compounds. Now let's see next topic. Born-Haber cycle is based on the fact that the formation of an ionic compound may occur by direct combination of the element or by alternate process. So जो Born-Haber cycle है ये based है on the fact that कि ionic compound दो तरीके से बन सकते हैं। First वो directly combine हो जाए, जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाए, तो फर्स्ट प्रोसेस तो क्या है, वो डायरेक्ट कंबाइन हो सकते हैं और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स में जाएं और फाइनली वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप में भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल स्टेप में भी वो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरह, दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू जाने के बाद फिर वो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखिए अगर डायरेक्ट बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Na जो है वो Cl के साथ में रिएक्ट करके NaCl बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑल्टरनेट प्रोसेस क्या है, देखो ऑल्टरनेट प्रोसेस ये कहता है कि अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले गैसेस में, आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसेस में कन्वर्ट। तो सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, और इसको मैं डायरेक्टली एस से भी शो कर सकती हूँ, ठीक है। अब जो गैसियस स्टेट में हमारे पास में रिएक्टेंट आ गया है उसको हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट होने के बाद में हम उसको आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अगर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि Ip रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हमारे पास में आयन पॉजिटिव चार्ज का बन रहा है तो हम Ip की बात करते हैं, और अगर गैसेस से वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उस केस में हम किसकी बात करेंगे, इन दैट केस वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो पॉजिटिव के केस में हम Ip की बात करेंगे और नेगेटिव के केस में जब नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ओके।
नाउ अगर इफ इन केस कोई आपको मॉलिक्यूलर स्पीसीज दिख रही है, फॉर एग्जांपल H2Cl2, अगर आपको मॉलिक्यूलर स्पीसीज दिख रही है तो आपको उसको एलिमेंट्री फॉर्म में लाना है, एटॉमिक लेवल पे लेके आना है। ओके नाउ अगर एटम में सॉलिड स्टेट में है तो आपको उसको गैसियस स्टेट में लेके आना है। तो आपको बस कंसीडर ये करना है कि अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो उसको आपको एटॉमिक स्टेट में सिंगल एलिमेंट्री फॉर्म में लाना है। फाइनली आपको आयंस को कंबाइन करना है। तो ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए अगर हम इनको वन बाय वन एक एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में ये Na क्या है, सॉलिड, ये रिएक्ट कर रहा है हाफ Cl2 जो क्या है एक गैस है। तो अगर ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है तो हम बोलेंगे ये बना रहा है यहाँ पे हमारे पास में NaCl, जहाँ पे Na पॉजिटिव है और Cl क्या है माइनस। तो ये डायरेक्ट वन स्टेप में हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब NaCl रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन करेंगे तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। तो ये एंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ होगा, मतलब हम रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको जो माइनस करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज मिलेगा। तो वो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, डेल H। ओके सो ये हमने लिखा है वन स्टेप में हुआ है। तो ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको कंसीडर कीजिए Na को। यहाँ पे Na कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले गैशियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने बना दिया है Na को गैशियस स्टेट में। अब क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में आ गया है तो हम बोलेंगे यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व है, राइट। हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम सॉलिड से गैस में उसको कन्वर्ट कर सके। अब गैस में हो चुका है और एलिमेंट्री में ही है तो हम उसको सीधा क्या करेंगे, आयन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, राइट। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसने क्या बना दिया, Na पॉजिटिव। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पे हम जानते हैं जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तो उस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी भी प्लस की थी और ये एनर्जी भी क्या होती है बच्चों, प्लस की ही होती है। ठीक है, ये तो आयन बन गया, यहाँ तक काम फिनिश। अब हम चलते हैं इस Cl की तरफ। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो Cl है ये गैशियस स्टेट में ही है, तो हमें इसकी स्टेट तो चेंज करनी नहीं है। बट अगर आप नोटिस करें तो ये कौन सी स्टेट में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Cl2 फॉर्म में है। तो आपको उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, एटम के फॉर्म में आ जाए। तो इस Cl2 को आप क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cl, वो भी गैशियस स्टेट में। तो हमने यहाँ पे स्टेट कन्वर्ट नहीं करी है बट हमने इसको डिसोसिएट किया है। ठीक है, जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वापस प्लस की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको डिसोसिएट करने के लिए, क्योंकि हाफ मोल है यहाँ पे तो हमने लगा दिया यहाँ पे हाफ। तो ये D का मतलब है डिसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो Cl भी मिल चुका है एटॉमिक लेवल पे और गैसेस मिल चुका है। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए इसने अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बनाएगा Cl और चार्ज कौन सा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे माइनस, राइट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये क्या होती है बच्चों, माइनस की होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे दोनों आयंस बन चुके हैं। अब ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और फाइनली ये क्या करेंगे, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब भी 1 मोल ऑफ आयंस कंबाइन होते हैं और आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे ये U क्या है, ये U है यहाँ पे लैटिस एनर्जी। ओके, और जब भी आयंस कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमने लग दिया है माइनस का रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है तो हमने यहाँ लगा दिया है माइनस।
ओके, तो बच्चों देखो मैं वापस से समझा देती हूँ यहाँ पे आपको। Na जो है हाफ Cl2 के साथ में रिएक्ट करके NaCl बना रहा है 1 स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा, मतलब ये रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी होगी, जब हम एंथैल्पी चेंज काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल एच। नाउ अगर हम नंबर ऑफ स्टेप की बात करते हैं तो एन जो सॉलिड है पहले गैसेस में कन्वर्ट होगा, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें टू कन्वर्ट दिस सॉलिड इनटू गैस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एज, और प्लस क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। नाउ गैस से ये आयंस में कन्वर्ट होगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे आईपी लिखेंगे, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगेन ये पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस तरीके से फाइनली आपको एक आयन मिल गया है। अब यहाँ पे क्या है, Cl2 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आपको उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसमें हीट ऑफ डिसोसिएशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब हम एनर्जी देंगे, तभी मैंने यहाँ प्लस लगाया, हम एनर्जी देंगे तब जाके ये Cl में टूटेगा, और D का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन हम देंगे तब जाके ये Cl में टूटेगा। अब गैसेस है तो गैसेस में ये कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको किसी और में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे D लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे हाफ है इसलिए हमने यहाँ पे हाफ लगा दिया। अब ये गैसेस में आ गया, अगेन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि हमने कहा था गैस हम किस में करते हैं, आयन में, तो ये गैसेस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों जो भी आप प्रोसेस कन्वर्ट कर रहे हैं उन प्रोसेस का नाम भी लिखना, और एनर्जी रिलीज है या रिक्वायर्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने ट्रेंड बताया है यही ट्रेंड हमेशा रहेगा। अब देखिए Na और Cl आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। जब भी आयन अट्रैक्ट होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, इस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है माइनस का साइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने बता दिया ऑल्टरनेट पाथ, जिसमें पूरे नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा और फाइनली वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर मुझे इस डेल एच की वैल्यू चाहिए तो डेल एच की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा इन सारी एनर्जीज का। जैसे देखो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच बराबर हो जाएगा एस प्लस आई पी, ठीक है, प्लस हाफ टी माइनस ई माइनस यू, क्योंकि ये दोनों एनर्जी माइनस की, बाकी सारी एनर्जी प्लस की है, तो आपको अलजेब्रिक सम लिखना है सबका। तो देखिए क्या हो जाएगा, S प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, ये माइनस की है ना तो ये लिख देंगे माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस लैटिस एनर्जी। जब आप इन सबका अलजेब्रिक सम करेंगे तो आपको इसकी एनर्जी मिल जाएगी किलोजूल पर मोल में। तो इस तरीके से आप एनर्जी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन अ वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, बच्चों ये और ये वैल्यू हमेशा बराबर ही होगी, चाहे आप नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन करें चाहे वन स्टेप में रिएक्शन करें, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही होगा। मतलब इसकी अगर x वैल्यू तो इन सब की वैल्यू भी x ही निकलेगी। नो डाउट आप इन सब वैल्यू से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, जब ये नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू जा रहा है। तो डेल एच की वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के बराबर होगी। आप यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करोगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ओके, सो वी कैन से दैट आयनिक कंपाउंड सिंगल स्टेप में बन सकता है और नंबर स्टेप में भी बन सकता है, और इन नंबर ऑफ स्टेप से हम डेल एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर सिंगल स्टेप के हम एनर्जी चेंज देखें और नंबर ऑफ स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व उनको देखें, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। Okay, so this is all about the Born-Haber cycle, and in this way you understood about the ionic bonds। तो हमने ionic bond कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ में भी देख लिया है हमने उनकी, और फॉर्मेशन की कंडीशन प्लस हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर लिया, और फाइनली बोर्न-हार्बर साइकिल को भी स्टडी कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। In next video we are going to deal with the covalent bond. Till then please take care and revise the topic.